हेलो एवरीवन। एज यू नो, हमारा क्लास 10th का चैप्टर 3 चल रहा है और चैप्टर 3 में हमने जो पढ़ा है वो कंपैरिजन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल्स पढ़ा है। उनकी फिजिकल अपीयरेंस और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने पढ़ा है कि भाई उनकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, कैसी होती है, अ, और केमिकली वो एक दूसरे से कैसे डिफरेंस हैं, कैसे क्या रिएक्शन करते हैं। और हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी। आज की जो क्लास में हम जो करने वाले हैं बेटा वो है आपका हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, कि मेटल एंड नॉन मेटल आपस में कैसे रिएक्शन करती है। हम ये चीज पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में, ठीक है ना। कि क्या होता है जब एक मेटल की रिएक्शन एक नॉन मेटल से हो, या एक मेटल की रिएक्शन एक मेटल से होगी, या फिर हम एक नॉन मेटल की रिएक्शन एक नॉन मेटल से कराएं। व्हाट हैपन। तो हमारे पास आज की क्लास में जो क्वेश्चंस हैं कि व्हाट हैपन व्हेन a metal react with another metal, या फिर a metal react with non metal, या फिर a non metal react with another non metal. Yes, how do react and why did they react. how do react तो हमारा करना ही करना है हमें, और ये भी करना है why metals and non metals react, वो रिएक्शन में क्यों जाते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। तो दीज आर द क्वेश्चन इन टुडेज क्लास। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाई मेटल एंड नॉन मेटल्स आर रिएक्ट। मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट क्यों करते हैं। तो इस चीज को समझने के लिए हम एक चीज पढ़ेंगे। यहाँ पर सिंपल इंट्रोडक्शन है, आपके सिलेबस में नहीं है। थोड़ा सा आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए कि जो आपके सिलेबस में है उसे समझने के लिए इसे समझना जरूरी है। ओके, रूल है ऑक्टेट। ओके, ऑक्टेट रूल आपको पढ़ना है। ऑक्टेट रूल का मतलब क्या है कि each element of periodic table has to tendency to complete its outermost shell with 8 electrons. यस, यानी ऑक्टेट रूल क्या है कि पीरियोडिक टेबल का हर एलिमेंट की टेंडेंसी ये होती है कि वो अपने आउटरमोस्ट शेल को कंप्लीट करे, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करके। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करके कंप्लीट करे, इसका मतलब क्या हुआ, यानी माना गया है कि 8 इलेक्ट्रॉन जिसके आउटरमोस्ट शेल में है वो कंप्लीट शेल है। कंप्लीट शेल का मतलब हुआ बेटा कि वो रिएक्शन वो स्टेबल हो गया। और ये क्यों करते हैं, भाई टू बिकम स्टेबल। क्यों बेटा, टू बिकम स्टेबल। स्टेबल होने के लिए यानी 8 इलेक्ट्रॉन होना आउटर मोस्ट शेल में स्टेबिलिटी की आइडेंटिफिकेशन क्राइटेरिया, कुछ भी कह लीजिए आप। समझ में आ रही है बात आपको। यानी 8 इलेक्ट्रॉन हुए तो इसका मतलब है कि आपका एलिमेंट जो है वो कंप्लीट है। तो इस 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए हमें हर एलिमेंट का क्या पता होना चाहिए, हम हर एलिमेंट का पता होना चाहिए कि वो उसमें और उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है। अब जैसे कि हमें पता है, हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ी थी और हमें पता है कि जितनी मेटल्स होती हैं, जितनी मेटल्स होती हैं उनका जो
आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है या कह लीजिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उनमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वह तो उसमें एक होते हैं या दो होते हैं या फिर तीन होते हैं। कितने होते हैं? एक होते हैं, दो होते हैं या फिर तीन होते हैं। और जबकि अगर हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो उनका आउटर मोस्ट में चार हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं, छह हो सकते हैं, सात हो सकते हैं या फिर आठ हो सकते हैं। क्लियर है आपको? चार, पांच, छह, सात या फिर आठ हो सकते हैं। अब जिसमें आठ है वो तो कंप्लीट है, वो रिएक्शन में नहीं जाएगा। यानी आपको पता है ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट्स कौन से? जो नोबल गैसेस हैं, नोबल गैसेस डू नॉट अंडरगो इन केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ ऑक्टेट रूल से आपको पता चल गया कि नोबल गैस के जो एलिमेंट्स हैं वो केमिकल रिएक्शन में नहीं जाते हैं। तो बचे क्या? ग्रुप नंबर 1, 2 एंड 13, 14, 15, 16 एंड 17। मेटल एंड नॉन मेटल, ये मेटल्स के हैं, ये नॉन मेटल्स के हैं। क्योंकि आपको पता है ग्रुप नंबर के हिसाब से ही इनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका मतलब यह है कि अब हम बात करते हैं कि कोई मेटल, अब ये चीज समझ में आती है। अब कैसे रिएक्शन में जाते हैं ये चीज हमें पता होना चाहिए। देखो भाई, हाउ, क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ पर? हाउ एलिमेंट्स undergoing chemical reaction, how elements undergo in chemical reaction, कैसे जाते हैं? तो देखो, उन्हें आउटर मोस्ट कंप्लीट करना है तो या तो वो करेंगे कैसे? बाय लॉजिंग इलेक्ट्रॉन, या तो इलेक्ट्रॉन लॉस करके करेंगे या फिर बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन करके करेंगे जिनके पास कम है, या फिर बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। क्लियर है भाई? अब यहाँ पर ये चीज समझ में आती है कि बाय लॉजिंग और बाय गेनिंग एंड बाय शेयरिंग। अब क्वेश्चन अराइज होता है कौन इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, कब करेगा, कौन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कब करेगा, कौन इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, कब करेगा। यस, तो इलेक्ट्रॉन लॉस, लॉस कौन कर सकता है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। लॉस कौन कर सकता है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। यानी फर्स्ट एग्जांपल जो हम लेंगे वो लेते हैं मेटल्स। यानी हमेशा इलेक्ट्रॉन जो लॉस करेंगी जब केमिकल रिएक्शन होती है तो मेटल्स ही कर सकती हैं। एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो एग्जांपल के फॉर्म में हमारे पास सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, 11 एटॉमिक नंबर है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हुआ 281। अब आउटर मोस्ट शेल जो हुई 3 है, थर्ड है, लेकिन थर्ड शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और वो एक इलेक्ट्रॉन उसे कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। 7 तो इलेक्ट्रॉन कोई देगा नहीं, एक इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस कर सकता है, तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। तो बच क्या? यानी अगर हम सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, -1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 तो रहेगा, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 10, और उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 8। अब इसकी शेल कंप्लीट हो गई। तो यानी जो मेटल्स हैं वो इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, कैल्शियम का ले लेते हैं। चलो ठीक है भाई, कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हुआ 2882। फोर्थ शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 8 करने के लिए इसे 6 की जरूरत है, कोई नहीं देगा तो क्या होगा? ये इजीली अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। माइनस कर दो, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करे तो इसका मतलब कैल्शियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज आया, यानी 2 इलेक्ट्रॉन कम हुए, 2 इलेक्ट्रॉन कम हुए तो क्या बचा? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 288। यस, तो आउटरमोस्ट शेल कौन सी होगी? थर्ड, जो कि कंप्लीट है। तो रिएक्शन में क्यों जाते हैं?
स्टेबिलिटी के लिए। स्टेबिलिटी कैसे आती है? 8 इलेक्ट्रॉन करके, और 8 इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? या तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे या गेन करेंगे या फिर शेयर करेंगे। क्लियर है भाई आपको? चलिए, तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने हैं, यानी जितनी मेटल्स हैं सब की सब इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। आप एल्यूमिनियम का एग्जांपल ले लीजिए। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, इलेक्ट्रॉनिक कोएफिशिएंट 283। आउटरमोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन की नीड है, कोई नहीं देगा, तो ये इजीली 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। तो एल्यूमिनियम पर 3 पॉजिटिव चार्ज आएगा और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बना 28। आउटरमोस्ट में अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी सेकंड शेल आपकी कंप्लीट है। तो समझ में आ रही है बात आपको? इलेक्ट्रॉन लॉस कर कौन करेगा? मेटल्स। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन करने वाली। तो इसका एग्जांपल लें तो नॉन मेटल्स होती हैं, नॉन मेटल्स ऑफ ग्रुप नंबर कौन कौन से? ग्रुप नंबर 15, 16 एंड 17। एक एक एग्जांपल लेंगे हम। नाइट्रोजन का ले लेते हैं। नाइट्रोजन ग्रुप नंबर 17 का है, एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 5। आउटरमोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन होने, ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। यानी अगर मैं 3 इलेक्ट्रॉन इसे दूं प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, तो n पर 3 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो क्या होगा? तो 8 हो जाएगा, 5 और 3 8। यस। ऐसे ही अगर मैं ऑक्सीजन लूं, 2 6 इलेक्ट्रॉन होता है, अगर मैं इसे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दूं तो ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव चार्ज होगा और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वही 2 8 हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं फ्लोरीन का, एटॉमिक नंबर 9 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 7। आउटर मोस्ट कंप्लीट करने के लिए केवल 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है बेटा, और 1 इलेक्ट्रॉन इसे इजीली मिल सकता है, इजीली अवेलेबल 1 इलेक्ट्रॉन। तो F पर 1 नेगेटिव चार्ज क्यों होता है, ये चीज समझ में आ रही है? फ्लोराइड आयन पर, ऑक्साइड आयन पर या नाइट्राइड आयन पर कितना किसी भी आयन पर जितना चार्ज हुआ, तो इसका मतलब उसने इतने ही इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए हैं। समझ में आ रही है बात आपको? तो ये चीज आपको पता है। तो गेन कौन करेगा? नॉन मेटल्स करती हैं। लास्ट वन, शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यहां पर आपका जो नेचुरल टेंडेंसी है तो ग्रुप नंबर 14 की है, लेकिन जो नॉन मेटल्स होती हैं, नॉन मेटल्स जो होती हैं ग्रुप नंबर 14, 15, 16, 17, ये सब के सब इलेक्ट्रॉन शेयर भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन शेयर करने का मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन दोनों जगह काम आएगा। चलिए अब बात करते हैं भाई, यहां पर जब रिएक्शन हो रही है, अब कोई एलिमेंट रिएक्शन में जा रहा है, मान लो मैं रिएक्शन करा रहा हूं सोडियम की, तो याद रखिएगा अब बात करते हैं रिएक्शंस की। और रिएक्शन में हमने 3 कंडीशन ली थी, अ मेटल रिएक्ट विद मेटल, अ नॉन मेटल रिएक्ट विद नॉन मेटल एंड ए नॉन मेटल रिएक्ट विद नॉन मेटल। तो पहली कंडीशन ये होगी, अ मेटल रिएक्ट विद मेटल, अ मेटल रिएक्ट विद अ मेटल, एक मेटल दूसरी मेटल से रिएक्शन करे तो क्या होगा? तो हम 2 एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, एक सोडियम की रिएक्शन हम करा रहे हैं मैग्नीशियम से, ओके, या बेरिलियम से करा लेते हैं, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? यस। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है और कंपाउंड का एलिमेंट रिएक्शन करते हैं और कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज, इलेक्ट्रॉन केमिकल रिएक्ट में पार्ट करते हैं, या तो उनका शेयर होता है या फिर लॉजिंग और एक्सचेंज होता है। समझ में आ रही बात? अब देखो यहाँ पर सोडियम मेटल है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है 281, बेरिलियम है 2 2, तो इसे अपना आउटर मोस्ट कंप्लीट करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर ये इसे दे दे तो ये 3 होंगे, और अगर ये इसे दे दे तो इसके पास भी 3 हो जाएंगे। देयर इज नो मैटर। तो ना तो ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, ना ही इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। और दूसरी बात, ये भी मेटल है और ये भी मेटल है, और आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि मेटल की हमेशा टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन लॉस करने की। तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा सोडियम, 2 8 कर देगा, Na पॉजिटिव बनाएगा।
बेरिलियम भी इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो 2, उसका डुप्लीट पूरा होगा और Be2 पॉजिटिव बनाएगा। अब एक कैटायन से केमिकली इंटरेक्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि हमेशा सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। दूसरी बात, इनमें जो इलेक्ट्रॉन इन्होंने लॉस किए वो भी फ्री स्टेट में है। इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होते हैं लेकिन वो कभी फ्री स्टेट में नहीं होते। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक मेटल दूसरी मेटल से कभी रिएक्शन नहीं करती। लिख देते हैं, क्या रिजल्ट निकला हमारा? अ मेटल नेवर react with another metal। समझ में आई बेटा आपको? एक मेटल कभी भी दूसरी मेटल से रिएक्शन नहीं करेगी। सेकंड पार्ट ले लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या है आपका? क्या होता है जब व्हाट हैपन व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद नॉन मेटल। एक मेटल एक नॉन मेटल से रिएक्शन करेगी तो क्या होगा? ओके, अब बेटा देखो, एक मेटल की टेंडेंसी क्या है कि इलेक्ट्रॉन गेन करे, और एक नॉन मेटल सॉरी एक मेटल की टेंडेंसी क्या है? इलेक्ट्रॉन लॉस करे, और एक नॉन मेटल की टेंडेंसी क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन करे। तो एक लॉस करने वाला है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला है, तो वहां पर इजीली रिएक्शन हो जाएगी। क्या होगा? मान लो मैंने रिएक्शन एग्जांपल ले लेते हैं, सोडियम की रिएक्शन मैंने क्लोरीन से कराई, तो क्या बनेगा? ओके, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बेस पर हम बात करेंगे। यहाँ पर सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है? 281, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? 287, एटॉमिक नंबर 7 है। तो उसे ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की नीड है, उसे ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन बाहर भेजना है। तो क्या होगा? सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और Na पॉजिटिव का फॉर्मेशन करेगा। यस, क्लोरीन क्या करेगा? उसी इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, प्लस इलेक्ट्रॉन, वो 287 हो जाएगा, तो Cl नेगेटिव बनेगा। अब क्या होगा? अगर आप देखोगे, अब क्या होता है बेटा कि सोडियम जो है, अब देखो, सोडियम जो है वो क्लोरीन से इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स हो जाएगा बिकॉज ऑफ अपोजिट चार्ज। देर इज अपोजिट चार्ज ऑलवेज, और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो Na जो है Cl के साथ कंपाउंड बनाएगा, NaCl। क्लियर है? यही वजह है कि एक कैटायन एक एनायन से रिएक्शन करता है। दो कैटायन आपस में रिएक्शन नहीं करते, एक कैटायन एक एनायन से रिएक्शन करते, दो एनायन आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे। कोई अगर एग्जांपल ले लेते हैं, हम ले रहे हैं Mg के साथ ऑक्सीजन का। ओके, क्या होता है? Mg का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 282, 12 एटॉमिक नंबर होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन 26, इसे 2 की कमी है, उसके पास 2 ज्यादा है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तो Mg पर क्या होगा? 2 पॉजिटिव चार्ज होगा 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने की वजह से। ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तो उस पर 2 नेगेटिव चार्ज आएगा, तो क्या बनेगा? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। समझ में आ रही बात? यानी क्या होगा? एक मेटल नॉन मेटल से रिएक्शन करेगी बाय इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। लिख सकते हैं, अ मेटल react a non-metal by exchanging of इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के एक्सचेंज पर इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करेगा, और दिस एक्सचेंजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? लिख देता हूं मैं, एंड फॉर्म आयनिक बॉन्ड। आपको पता है कि वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोवैलेंट होंगे। यस, इलेक्ट्रोवैलेंसी शो की जा रही है, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। आयनिक बॉन्ड, क्योंकि वो आयंस का फॉर्मेशन करते हैं पहले। आयंस का फॉर्मेशन करने के बाद जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं, आपस में जुड़ते हैं, तो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, तो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। आयनिक कंपाउंड हैंस फॉर्म ए आयनिक कंपाउंड।
यानी एक नॉन मेटल एक मेटल से रिएक्शन करने के बाद आयनिक बॉन्ड का और आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करती है। इज दैट क्लियर? तो एक मेटल नॉन मेटल अगर जहां भी आपके मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन होगी तो हमेशा यहाँ पर क्या होगा, एक आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा और आयन का इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा, आयनों का फॉर्मेशन होगा, वहां पर आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। समझ में आ रही है बात बेटा आपको? एग्जाम्पल आप कुछ भी ले सकते हो। चलिए थर्ड वन ले लेते हैं, सी। व्हाट हैपन व्हेन अ नॉन मेटल react with another one, यानी अनदर नॉन मेटल से वो रिएक्शन करती है, क्या होगा? तो आंसर है दे फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से वो कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। यस अब कैसे करेंगे भाई? एग्जांपल लेते हैं। HCl का एग्जांपल लेते हैं। HCl का हाइड्रोजन एंड क्लोरीन की रिएक्शन होती है तो क्या होगा? ओके, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 होगा। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 287, 17 एटॉमिक नंबर है और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ 287 हुआ। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, इसे 2 इलेक्ट्रॉन करने हैं, एक की नीड है। इसे 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं, एक की नीड है। तो क्या होगा, इसका अपना एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन जो है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे हम इनकी, 7 इलेक्ट्रॉन इस तरह से होगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले जाएंगे। ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो जिन्हें सर्कल किया गया है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हैं। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के लिए भी यूज होंगे और ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के लिए भी यूज होंगे। अब क्लोरीन में गिने तो 2 4 6 8 पूरा हो गए, हाइड्रोजन में गिने तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो एक नॉन मेटल दूसरी नॉन मेटल से हमेशा कोवैलेंटली बॉन्डेड होती है, यानी एक नॉन मेटल दूसरी नॉन मेटल से इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करती है। चाहे वो कोई भी एग्जांपल हो, आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, चाहे आप H2O ले लीजिए, चाहे आप NH3 ले लीजिए, चाहे आप CH4 ले लीजिए, चाहे आप NO2 ले लीजिए, NO2 ले लीजिए। यस, तो कोई भी नॉन मेटल होगी वो हमेशा केमिकली बॉन्डेड होगी, कोवैलेंटली बॉन्डेड होगी। क्लियर है आपको? तो ये था एक एक मेटल नॉन मेटल से केमिकली इंटरेक्ट करती है तो क्या होगा। तो ये चीजें आपको आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। बाकी जो होगा इस चैप्टर में जो बचा होगा टॉपिक वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।